नमस्कार मित्रों, मैं बालिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। यदि आप लोगों को हमारे किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पहला है स्वभाव यानी कि नेचर के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। दूसरा है कंडीशंस यानी कि शर्त के आधार पर। तीसरा है ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वभाव यानी नेचर के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया। तो नेचर यानी स्वभाव के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। स्वभाव के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। स्वभाव के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है वो रूप कौन कौन से हैं? पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरा है टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वभाव यानी कि नेचर के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नेचर के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो 3 रूपों में वर्गीकृत की गई। कौन कौन सी? पहली है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरी है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरी है तृतीयक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और जो तृतीयक क्षेत्र है इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किए जाएं। वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किए जाएं, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं। इसमें प्राइमरी सेक्टर में मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किए जाए। वो क्या कहलाया? प्राथमिक क्षेत्र कहलाया। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है? कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलाप। उदाहरण के लिए हम नाम ले सकते हैं प्रमुख रूप से कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलाप
कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया? वह क्षेत्र जहां उत्पादन के क्रियाकलाप प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किए जाएं, वो क्या कहलाया? प्राथमिक क्षेत्र कहलाया। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से किसे? कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे खेती करना, पशुपालन करना, पशुपालन में भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन इत्यादि आते हैं। इसी जगह अगर बात की जाए खनन की, खनन भी हमारा किस में आएगा? वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब हम खनन करेंगे तो किसका? भूमि का प्रयोग करेंगे, भूमि का खनन करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का खनन करते हैं, तो खनन क्या होगा? खनन भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी जगह अगर बात की जाए कोयला की, बात की जाए दुग्ध उत्पादन की, तो दुग्ध उत्पादन भी हमारा क्या है? दुग्ध उत्पादन भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। इसी जगह अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कच्चा तेल निकालना, कच्चा तेल निकालना, तो कच्चा तेल जो हम प्राप्त करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जितना भी रॉ मटेरियल्स हम लोग प्राप्त करते हैं, जितना भी रॉ मटेरियल होता है, सारा रॉ मटेरियल्स किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जितना भी प्रारंभिक रॉ मटेरियल यानी कि जितना भी कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल नहीं, कच्चा पदार्थ, जितना भी हम लोग कच्चा पदार्थ प्राप्त करते हैं तो कच्चा पदार्थ किससे प्राप्त करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इसलिए जितना भी कच्चा पदार्थ हमारा होगा वो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब जानते हैं द्वितीय क्षेत्र के बारे में। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से किया जाए, या वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर करें, वो क्या कहलाएगा? द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से औद्योगिक क्रियाकलाप आते हैं। क्या? मुख्य रूप से जितने भी औद्योगिक क्रियाकलाप हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या हुआ? द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर करें या निर्भर हों। वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर हों। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रियाकलाप, औद्योगिक क्रियाकलाप कारखाने, रिफाइनरी, कारखाने हो गए, रिफाइनरी हो गया, आदि किसके अंतर्गत आएगा? औद्योगिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। कारखाने छोटे बड़े किसी भी प्रकार के, जैसे आटा चक्की हमारी किसके अंतर्गत आएगी? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। इसी तरीके अगर हम देखें तो हमारी जो बिजली घर जो आएगा वो भी किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। औद्योगिक क्रियाकलाप, जितने भी औद्योगिक क्रियाकलाप होंगे वो किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः
कारखाने, रिफाइनरी, बिजली घर, आटा चक्की इत्यादि सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोई भी औद्योगिक क्रियाकलाप अगर होते हैं, किसी भी प्रकार की औद्योगिक क्रियाकलाप जो होगी वो किसमें आएगी? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। छोटे से लगाकर एक छोटा भी जो उद्योग होगा और बड़ा उद्योग, दोनों प्रकार के उद्योग किसके अंतर्गत आएंगे? औद्योगिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे, यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। चाहे वो एक आटा चक्की हो या बिजली उत्पादित करने का कारखाना हो, किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग जानते हैं तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तृतीयक क्षेत्र क्या होगा? वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप सेवा प्रदान कर किए जाएं। वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप सेवा प्रदान कर किए जाएं, वो क्या कहलाएगा? तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप सेवा प्रदान कर किए जाएं। सेवा प्रदान कर किए जाएं। वह क्षेत्र जहां पर उत्पादन के क्रियाकलाप सेवा प्रदान कर किए जाएं, वो तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए, शिक्षा, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सेवा, टेलीफोन सर्विस, परिवहन, सभी प्रकार के जॉब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग सेवा, एटीएम सुविधा, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, एम्बुलेंस सेवा, हॉस्पिटल, सभी प्रकार की नौकरियां इत्यादि किसके अंतर्गत आएंगे? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तृतीयक क्षेत्र में बात की जाती है पैसे की। तृतीयक क्षेत्र में क्या होगा? पैसे की बात की जाएगी। जहां पर भी पैसा आ जाए, यानी लेन देन की बात, जहां पर भी लेन देन की बात, पैसे की बात, वहां पर क्या? तृतीयक क्षेत्र होता है। जहां पर भी खरीदना बेचना, यानी जहां पर बेचना शब्द है, जहां पर बेचना शब्द आ जाए वहां पर क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र होगा। जैसे दुकानदार द्वारा सामान बेचना, दुकानदार द्वारा सामान बेचना, दूध बेचना,
सेलिंग ऑफ मिल्क यानी दूध बेचना। दुकानदार अगर अपना सामान बेचता है, दूध वाला दूध बेचता है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। दूध बेचना, यदि दुग्ध उत्पादन की बात करें, दुग्ध उत्पादन की बात करें, दुग्ध उत्पादन जो होगा वो अपना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी जगह अगर हम लोग बात करते हैं दूध बेचने की, इसी जगह अगर हम लोग बात करते हैं दूध बेचने की, तो दूध बेचना किसमें? तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जहां पर भी पैसे के लेन देन की बात की जाए, यानी पैसे की बात की जाए, जहां पर भी पैसा आ जाता है वहां क्या होगा? तृतीय क्षेत्र हो जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ? हमने कच्चा माल, प्राथमिक क्षेत्र में हमने कच्चा माल या कच्चा पदार्थ प्राप्त किया। इसके बाद जब हम द्वितीय क्षेत्र में आते हैं तो उस कच्चे पदार्थ को एक नया आकार देते हैं। जब द्वितीय क्षेत्र में आए तो द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ? औद्योगिक क्रियाकलाप किए गए, उसी कच्चे पदार्थ को एक नया आकार दिया, एक नया रूप दिया, और नया रूप देने के बाद बाजार में हम भेज देते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बिकने के लिए। जब ये यहाँ जाता है बिकने के लिए, जब बाजार में जाता है तो क्या हो जाता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जहाँ भी पैसा होती है वहाँ पर क्या होगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाएगी। अब आगे चलते हैं। जो हमारा तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र को भी दो भागों में बांट दिया गया है। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। वो दो भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को क्या किया? पुनः दो भागों में बांट दिया। सेवा क्षेत्र को पुनः दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? पहला है गुड्स और दूसरा है सर्विस। पहला है गुड्स और दूसरा है सर्विस। पहला गुड्स और दूसरा सर्विस। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र को पुनः दो भागों में बांटा गया। पहला गुड्स और दूसरा सर्विस। गुड्स का मतलब होता है सामान, और सर्विस का मतलब सेवा। ये क्या है? यदि हम दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार हमें पैसे के बदले में कोई सामान देता है, हम दुकानदार के पास गए और दुकानदार को हमने पैसे दिए, उसके बदले में यदि दुकानदार हमें कोई सामान देता है तो उसे गुड्स के अंतर्गत रखा गया, उसे गुड्स के अंतर्गत रखा गया। इसी जगह अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार को पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद वो हमें कोई सामान नहीं देता है, अगर वो हमें कोई सामान नहीं देता है बल्कि उसके बदले में क्या करता है? सेवा कर देता है, तो इस प्रकार क्या कहलाया? सर्विस कहलाया। जैसे हम किराना स्टोर पे जाते हैं, किराना स्टोर पे गए, दुकानदार को पैसे दिए, तो दुकानदार से जो सामान हमें लेना हुआ, दाल चावल चीनी आदि, तो वो हमें क्या करता है? हम उसे पैसे देते हैं, वो हमें दाल चावल चीनी जो भी हमें खरीदना होता है, जो भी हमें लेना होता है, वो हमें सामान देता है। इसी जगह अगर हम किसी टेलर के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, इसी जगह यदि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, मतलब यदि हम किसी किराना स्टोर पे जाते हैं, यदि हम किसी किराना स्टोर पे जाते हैं और हम उसे पैसे देते हैं,
तो वो क्या करता है, हमें उस पैसे के बदले में सामान देता है, जो भी हमें लेना हुआ, दाल चावल गुड़ चीनी कुछ भी, तो क्या करता है, पैसे के बदले में हमको सामान देता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार का जो सेवा क्षेत्र होता है वो कहलाता है गुड्स। और यहीं पर अगर हम किसी टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलाने के लिए, तो टेलर को हम पैसे देते हैं, उस पैसे का टेलर हमें कोई सामान नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, वो हमारे कपड़े सिल देता है, वह हमारी सेवा कर देता है और उस सेवा के बदले में वह पैसा लेता है। जैसे सैलून की दुकान पे जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, वो हमारे बाल काट देता है, बल्कि कोई पैसा यानी कोई सामान नहीं देता है। इस तरीके का जो सेवा क्षेत्र होता है वो क्या कहलाएगा, सर्विस कहलाएगा। इसी गुड्स और सर्विस पर 1 जुलाई 2017 सरकार ने एक टैक्स लगाया था, जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। कब, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे जान लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हमारी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है? जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान के आधार पर, जीडीपी पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के योगदान के आधार पर ही किसी देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में जाना जाता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। किसी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आधार पर ही हम क्या जानते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के जीडीपी पर योगदान के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की जीडीपी पर योगदान के आधार पर ही हम ये जानते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है, किसी क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, कृषियक है, औद्योगिक है या सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। तो जैसे कह देते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि अर्थव्यवस्था है, तो जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। जीडीपी पर जिस क्षेत्र का योगदान, जीडीपी पर जिस क्षेत्र का योगदान अधिक होगा, जीडीपी पर जिस क्षेत्र का योगदान अधिक होगा, वहां की जो अर्थव्यवस्था होगी, वहां की वैसी ही अर्थव्यवस्था होती है। अगर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक है तो कैसी कृषियक अर्थव्यवस्था होगी। अगर द्वितीयक क्षेत्र का योगदान अधिक है तो कैसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था होगी। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है तो सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था होगी। तो जानते हैं अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था में चलिए जानते हैं %53। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक है, इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, कृषि प्रधान ना होकर सेवा प्रधान है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान नहीं है,
भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान नहीं है, बल्कि क्या है, सेवा प्रधान है, सेवा प्रधान है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, सेवा प्रधान है। भारत की अर्थव्यवस्था सेवा प्रधान है। सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है लगभग कितनी है, 53%। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं शर्त या कंडीशंस के आधार पर। शर्त या कंडीशंस के आधार पर, शर्त या कंडीशंस के आधार पर इसे क्या किया गया, दो रूपों में वर्गीकृत किया गया। शर्त या कंडीशंस के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से, संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पहला क्या है, संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। अगर हम कंडीशंस के आधार पर बात करें यानी शर्त के आधार पर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। क्या क्या, सैलरी, समय, सैलरी, समय और छुट्टी। कंडीशंस के आधार पर अगर बात करें तो इसमें 3 चीजों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है, समय, सैलरी और छुट्टी। यदि हमारा ड्यूटी का समय, यदि नौकरी का समय क्या है, निश्चित है, यदि समय निश्चित हो, छुट्टियां निश्चित हो, सैलरी निश्चित हो, तो क्या होता है, वह क्षेत्र जो कहलाएगा संगठित क्षेत्र कहलाएगा। जिस क्षेत्र में समय निश्चित हो, छुट्टी निश्चित हो, सैलरी निश्चित हो, वह क्या कहलाया, संगठित क्षेत्र कहलाया। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए सभी प्रकार की जो सरकारी नौकरियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। वहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा वगैरह हो गए, तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहां पर भी क्या है, समय निश्चित है, सैलरी निश्चित है तथा छुट्टियां निश्चित होती हैं। तो क्या हो गया, वह क्षेत्र, सीधे सीधे लिख देता हूं, समय, सैलरी तथा छुट्टी निश्चित। जिस क्षेत्र में क्या हुआ, समय, सैलरी तथा छुट्टी निश्चित हो, वह क्षेत्र क्या कहलाया, संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाया। इसी जगह अगर हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की, संगठित क्षेत्र, समय, सैलरी तथा छुट्टी निश्चित, इसमें क्या है, असंगठित क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर समय, सैलरी तथा छुट्टी निश्चित ना हो, जैसे कि कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में क्या है, हम कभी भी आ जा सकते हैं, रात को 2 बजे भी जा सकते हैं, दिन में 2 बजे जा सकते हैं, दोपहर में, सुबह, कभी भी अपने खेत के लिए निकल सकते हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, कपड़ा उद्योग वगैरह हो गया, यहाँ पर क्या है, समय, सैलरी और छुट्टी निश्चित नहीं। तो इस तरीके का जो क्षेत्र हुआ वो क्या कहलाया, असंगठित क्षेत्र कहलाया। समय, सैलरी तथा छुट्टी निश्चित ना, समय, सैलरी तथा छुट्टी निश्चित ना हो, वह क्षेत्र क्या कहलाया, असंगठित क्षेत्र कहलाया।
इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संगठित क्षेत्र जो है, संगठित क्षेत्र में वर्तमान समय में रेलवे और इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं। कहां कहां पर? रेलवे तथा इंडियन आर्मी पर। रेलवे तथा इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना। रेलवे तथा भारतीय सेना पे अगर देखा जाए, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे तथा भारतीय सेना पर सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। वहीं पर अगर असंगठित क्षेत्र देखा जाए तो असंगठित क्षेत्र में कृषि तथा कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत। वर्तमान समय में कहां कहां? असंगठित क्षेत्र में कृषि तथा कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग पर सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप के आधार पर। स्वामित्व यानी ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप के आधार पर भी दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर और नंबर 2 पब्लिक सेक्टर। स्वामित्व के आधार पर भी क्या किया? दो रूपों में वर्गीकृत किया। नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर और नंबर 2 पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर दो रूपों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। नंबर 2 पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। क्या किया? जो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी कितने? दो रूपों में वर्गीकृत किया गया, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? अगर ऑनरशिप, अगर किसी कंपनी की ऑनरशिप, अगर किसी कंपनी की ऑनरशिप क्या हो? प्राइवेट सेक्टर के पास हो, या कह सकते हैं अगर ऑनरशिप किसी प्राइवेट आदमी के पास हो, प्राइवेट पर्सन के पास हो, तो क्या कहलाएगी? प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। अगर ऑनरशिप किसी प्राइवेट आदमी के पास है या प्राइवेट पर्सन के पास है तो क्या कहलाया? प्राइवेट सेक्टर कहलाया। इसी जगह यदि ऑनरशिप सरकार के पास है यानी पब्लिक सेक्टर के पास है तो क्या कहलाएगा? पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। क्या हुआ? ऑनरशिप, यदि ऑनरशिप प्राइवेट आदमी के पास है, प्राइवेट आदमी के पास, आदमी के पास है, यदि ऑनरशिप क्या है? प्राइवेट आदमी के पास है तो क्या कहलाया? प्राइवेट सेक्टर कहलाया। और दूसरा है यदि ऑनरशिप, यदि ऑनरशिप पब्लिक सेक्टर या सरकार के पास, सरकार, पब्लिक सेक्टर के पास, यदि ऑनरशिप प्राइवेट आदमी के पास है तो क्या कहलाया? प्राइवेट सेक्टर कहलाया। यहीं पर यदि ऑनरशिप सरकार यानी पब्लिक सेक्टर के पास है तो क्या कहलाएगा? पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। इस जगह क्या हुआ? संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, इसमें हमने दो रूपों में वर्गीकृत किया। इसी जगह हमने एक उदाहरण लिया था टाटा का। टाटा का एक उदाहरण लिया था जो क्या है? संगठित क्षेत्र है। जब हम इस जगह आते हैं, सी टाटा पे अगर हम इस जगह आ जाते हैं
तो जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का जो मालिक है, ऑनरशिप जिसके पास है, वो क्या है, वो एक प्राइवेट है। टाटा कंपनी का मालिक क्या है, प्राइवेट है, इसलिए वो क्या हुआ, सेक्टर क्या कहलाया, प्राइवेट सेक्टर कहलाया। एक सबसे अच्छा उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की जो ऑनरशिप है, आईसीआईसीआई बैंक की जो ऑनरशिप है वो क्या है, प्राइवेट आदमी के पास। आईसीआई बैंक की जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट आदमी के पास है। आईसीआई बैंक की जो ऑनरशिप है क्या है, प्राइवेट आदमी के पास है, इसलिए आईसीआई बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती है। इसी जगह अगर हम बात करें एसबीआई की, एसबीआई की जो ऑनरशिप है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर के पास है। किसके पास, पब्लिक सेक्टर के पास है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर के पास है, इसलिए ये क्या कहलाए, पब्लिक सेक्टर की बैंक कहलाए, यानी कि सरकारी बैंक कहलाए। किसकी बैंक, पब्लिक सेक्टर की बैंक कहलाए। इस तरह के आईसीआईसीआई बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, और एसबीआई क्या हुई, पब्लिक सेक्टर की बैंक हुई। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।